Pleasant morning, everyone. We have studied about the Mughals, है ना, Mughal emperors. Yes, ma'am. मतलब I am going to teach you later Mughals, about the later Mughals. Is it visible? Are you able to see Yes, the? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Though the Mughal Empire continued Though the Mughal Empire continued rule till 1857, but the successor of Aurangzeb were weak. Mughal Empire. Good morning, everyone. Somali always come on time. Okay. So Mughal Empire continued rule till 1857. जो मुगल एम्पायर था, एम्परर्स थे, उन्होंने रूल ओवर किया 1857 तक. बट द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर वीक. जो औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर्स आए, जितने भी इसके बेटे या इसके और भी जितने भी सक्सेसर्स थे, वो क्या थे? वीक थे, इनएफिशिएंट थे, वर्दी नहीं थे, कैपेबल नहीं थे और करप्ट भी थे. इसके साथ साथ करप्ट भी थे. द करप्ट एंड पावर हंग्री नोबल्स एडेड टू द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर. जो ये करप्शन था, जो ये इतने करप्टेड लोग थे और जो पावर हंग्री नोबल्स थे, जो कोर्टियर्स थे, वो क्या हो गए थे? अपनी पावर को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की सोच रहे थे. ऐसे लोगों ने, ऐसे नोबल्स ने एम्पायर को क्राइसिस में डाल दिया, संकट में डाल दिया. द वीकनेस ऑफ द एम्पायर इन्वाइटेड द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली. इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाया, इनएफिशिएंसी का फ़ायदा उठाया, वीक रूलर्स का फ़ायदा उठाया. इससे जो बाहर के जो लोग थे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने इन्वेड किया मुग़ल एम्पायर पे या इंडिया में. whose looting and plundering gave a death blow to the already weakened Mughal empire. Gradually, a number of states started breaking away. अब ये रहा बचा, एक तो वैसे ही सक्सेसर्स बहुत इनएफिशिएंट थे, वीक थे, है ना. ऊपर से क्या हुआ? इनका इन्वेशन हो गया, इन्वेड किया नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने. इनका काम क्या था? सिर्फ लूटना, वेल्दी. भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना. बहुत गोल्ड वोल्ड और ये सब था. इनका मेन मकसद था लूटना, प्लंडर करना. और इसने क्या किया? मुगल एम्पायर को और ज़्यादा वीक कर दिया. पहले से ही वीक था, अब इन लोगों ने और ज़्यादा वीक कर दिया. इससे क्या हुआ? जो नंबर ऑफ स्टेट्स थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड हो गए. द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग ग्रेजुअली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, मतलब छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया औरंगजेब की डेथ के बाद. अब ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका, लेकिन अकबर केस स्टडी में दे रखा है, तो अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे. अकबर कौन थे? अकबर को ग्रेट कहा जाता है. क्यों ग्रेट कहा जाता है, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर, अकबर वॉज ऑल्सो एन एफिशिएंट एंड फार साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर. वो ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर तो था ही, अकबर में बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ थी, है ना. वो उसमें ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर था, बल्कि वो एक एफिशिएंट और फार साइटेड का मतलब है जो दूर की सोचता है, दूर दृष्टि वाला. फार साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर भी था. वी केम टू नो द डिटेल ऑफ द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हिज बायोग्राफर अबुल फजल एंड हिज बुक अकबरनामा. हमें जो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो जानकारी मिलती है, या अकबर के बारे में जो हमें पता चलता है, वो किससे पता चलता है? अकबरनामा से. और उनका लास्ट वॉल्यूम था एन अकबरी. फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर इनोवेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर. लैंड रेवेन्यू, जो उन्होंने नई नई चीज़ें जो की थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी अकबर ने, जिसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम था.
एक तो टाइमली आते नहीं आप लोग, है ना। अकबर डिजाइंड हिज लैंड रेवेन्यू सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्रिलियंट रेवेन्यू एक्सपर्ट। म्यूट करिए, फ़ोन म्यूट करिए। किसका फ़ोन चल रहा है? Akbar designed his land revenue system with the help of brilliant. बेटा कौन है ये जो अनम्यूट किया हुआ है? फ़ोन म्यूट करिए। अकबर ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिज़ाइन किया था ब्रिलियंट रेवेन्यू एक्सपर्ट्स के साथ, है ना। उसने बिल्कुल कंसल्ट करके जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको इम्पोज किया हुआ था। Under Akbar's and Todermal's system, average produce of different crops as well as their average prices prevailing over the last 10 years was calculated to fix the land revenue. टोडरमल जो थे, राजा टोडरमल अकबर के अंडर में थे। जो टोडरमल का जो सिस्टम था, एवरेज प्रोड्यूस का, डिफरेंट क्रॉप्स की एवरेज प्रोड्यूस कितना है ना, वैसे ही एवरेज प्राइसेस क्या है जो भी लास्ट 10 इयर्स में रही है, उसको कैलकुलेट करके लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। मतलब एक बहुत अच्छा सिस्टम था उससे। दिस सिस्टम, इसमें आगे है नहीं, मैं इस बुक से पढ़ा देती हूँ। दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड, आप सबके पास बुक है? 10 ईयरली सेटलमेंट, है ना। जो each provinces had some fixed revenue circles with fixed revenue rates for individual crops. जो हर प्रोविंस में जो लैंड रेवेन्यू फिक्स था वो क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल क्रॉप्स के अकॉर्डिंग फिक्स था। द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज कॉल्ड जब्त सिस्टम। जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम कहलाता था वो जब्त सिस्टम कहलाता था। 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस वॉज द स्टेट शेयर। जो आप जो भी क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी क्रॉप्स आपकी हो रही है, उसका 1/3 प्रोड्यूस आपको स्टेट को देना पड़ता था, मतलब प्रजा को देना पड़ता था। द पीजेंट्स वर गिवन द चॉइस ऑफ पेइंग इन कैश और इन काइंड, दो द गवर्नमेंट प्रेफर्ड कैश पेमेंट। पीजेंट्स के ऊपर चॉइस थी कि वो या तो कैश में दे या फिर किसी सामान के थ्रू, या जो भी प्रोड्यूस है उसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट प्रेफर करती थी कैश पेमेंट। दे वर गिवन रिमिशन in the land revenue if crops failed on account of drought, floods. Peasants were given loan to buy seeds, implements and animals. कई बार ऐसा भी होता था लैंड रेवेन्यू का, ऐसा भी था कि मान लीजिए अगर कोई ड्रॉट है या फ्लड आ गई तो ऐसे में वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे, और फिर वो वापस से वो सीड्स खरीदना, वो केमिकल्स खरीदना, पेस्टिसाइड्स खरीदना, जो भी था, तो उसके लिए लोन दिया जाता था सरकार की तरफ से। द पीजेंट्स कुड नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड लैंड रेवेन्यू। और पीजेंट्स को ऐसे नहीं कि अगर पे नहीं कर रहे हो तो आपको उससे निकाल के फेंक दें, ऐसा नहीं होता था। अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। जो अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो मुगल एम्पायर के एंड तक चलता रहा। मतलब अकबर ने जो भी किया, वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो भी नया लॉन्च किया, वो मुगल एम्पायर के लास्ट तक चलता रहा। उसने जो अकबर थे उन्होंने अपने दूसरे जो रूलर्स थे उनके साथ भी रिलेशनशिप डेवलप किए थे। अकबर बहुत फार साइटेड रूलर थे। फार साइटेड मतलब जो दूर की सोच लेते हैं। Who understood that by winning over the Rajput he can get support from the most powerful section of the North India. North India में क्या था, ज़्यादातर जो थे राजपूत्स थे, है ना। उन राजपूत्स के साथ भी उसने अपने रिलेशंस को डेवलप किया, रिलेशंस को मेंटेन किया, ठीक है। अकबर पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन मैट्रीमोनियल अलाइंसेस विद द राजपूत। जो अकबर की पॉलिसी थी वो मैट्रीमोनियल अलाइंसेस थी, मतलब शादी। वो मुस्लिम होके भी उन्होंने काफ़ी राजपूत जोधा, आपने देखा होगा, जोधा बाई से शादी की थी। तो ये उनका एक पॉलिसी का ही एक एजेंडा था, स्ट्रैटेजी थी कि राजपूत के साथ अपने रिलेशन डेवलप करने के लिए उन्होंने मैट्रीमोनियल अलाइंसेस बनाई, शादियाँ की और करवाई। अकबर एंटर्ड इनटू मैरिज अलाइंस विद द रूलर्स ऑफ अंबर। जो अकबर ने मैरिज अलाइंस जो स्टार्ट किया था वो जयपुर के आमेर के जो रूलर थे, जोधपुर के जो रूलर थे, उनके साथ किया। उन्होंने अपना बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत किया हिंदूज़ को रिलीजियस फ्रीडम देके। मतलब वो बहुत काफ़ी मतलब
हिंदू रिलीजन को भी बराबर का मानते थे, बराबर का। जैसे कई मुस्लिम औरंगज़ेब जो थे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने जजिया टैक्स लगाया था। लेकिन अकबर की क्या पॉलिसी जो थी, टॉलरेंस पॉलिसी थी रिलीजियस हिंदूज़ को लेके, ठीक है। और हिंदू वाइफ को लेके उन्होंने, वो किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं कहते थे कि वो नमाज ही पढ़े। हिंदू जो वाइफ थी उनकी जोधाबाई, वो सूरज जी को जल चढ़ाती थी, उनका एक मंदिर भी उन्होंने बनवाया। तो जो अकबर थे वो ये नहीं कहते थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब वो टॉलरेट करते थे, दूसरे धर्मों को भी समान मानते थे, इसीलिए उनको ग्रेट कहा जाता है। और भी चीज़ें थी जो उन्होंने बहुत की थी, ये अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह वर गिवन हाई रैंक्स इन दिस कोर्ट। जो हिंदू रूलर्स थे, राजपूत थे, उन्होंने अपने कोर्ट में उनको हाई रैंक पे पोस्ट किया था। दिस अलायंस विद द राजपूत गॉट द मुगल एम्पायर द रॉयल सर्विसेज ऑफ ब्रेवेस्ट वॉरियर इन इंडिया। Rajput helped the consolidation and expansion of empire. Akbar followed the ruler of Rule Kingdom, Watan Jagir, in return the Rajput ruler and helped the, कुल मिला के राजपूत्स के साथ जो उनका बॉन्ड था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, मतलब अपने रिलेशंस को उन्होंने बाकी के रूलर्स के साथ भी डेवलप किया, चाहे वो हिंदू हो। मैट्रीमोनियल अलाइंसेस उन्होंने जो एक पॉलिसी अडॉप्ट करके लॉन्च की थी, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को बराबर माना था और अपनी हिंदू जो पत्नियां थी उनको पूरी तरीके से फ्रीडम दे रखी थी कि वो अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब तीसरा चीज़ थी उन्होंने किया था, वो मनसबदारी सिस्टम था। अब मनसबदारी सिस्टम को हम समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि अकबर ने एक नोबिलिटी ऑर्गेनाइज की थी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। हर मनसबदार के जो मनसब का मीनिंग होता है रैंक, और किसी की मनसब का मतलब है पोजीशन और रैंक। द मनसब वर डिवाइडेड इनटू जेट एंड सावर। जो मनसब डिवाइडेड थे, जो भी पोजीशन डिवाइडेड थी उनकी हर मनसबदार की, वो जेट और सावर में डिवाइडेड थी। जेट मीन्स पर्सनल सैलरी एंड सावत मीन्स द नंबर ऑफ हॉर्समैन। मतलब जेट और मनसब उनके थे, जेट का मतलब है कि पर्सनल सैलरी और जावर का मतलब है कि हॉर्समैन। जो हॉर्समैन होते थे ना, जो भी मिलिट्री में होते थे, तो ये उन्होंने सिस्टम लागू किया था। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हिज ओन सैलरी, अपनी सैलरी के अलावा मनसबदार आल्सो हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर्स और हॉर्समैन। मनसबदार को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो सावर्स और हॉर्समैन के जो पोजीशन है उनको, मतलब जो लोग हैं उनके अंडर, उनको भी मेंटेन करके रहें। द मनसबदार गॉट देयर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ जागीर। जो मनसबदार को सैलरी मिलती थी उनकी जागीर से मिलती थी, या लैंडेड एस्टेट हुज रेवेन्यू वॉज गिवन टू देम एज देयर सैलरी। जो भी एस्टेट, जो भी लैंड था, जो भी उनको डिवाइडेड था, उनकी सैलरी उसी से दी जाती थी। द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय द सर्वेंट्स। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सर्वेंट्स के द्वारा होता था। मनसबदार वर टेकन फ्रॉम ए डाइवर्स ग्रुप। मनसबदार को डाइवर्स ग्रुप से लिया जाता था, जो मनसबदार पोजीशन में होते थे। मनसबदार जो एक फिक्स्ड ग्रुप था, ईरानी का, तुरानी का, मुगल्स का, अफगान का, राजपूत का। मुगल मनसबदार वर पेड वेरी वेल। जो मुगल मनसबदार थे उनको ज़्यादा सैलरी पे की जाती थी, वेरी वेल सैलरी पे की जाती थी। दे वर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन द वर्ल्ड। मुगल्स को जो सैलरी मनसबदार को पे की जाती थी वो वर्ल्ड के हाईएस्ट सैलरी मतलब अर्नर्स थे। सम ऑफ देम गॉट ए सैलरी अप टू 30,000 रुपीज़ पर मंथ। कुछ की तो सैलरी उस वक्त के 30,000 आज के 30 लाख से कम नहीं हो सकते। अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, अकबर मतलब काफ़ी मतलब रिलीजियसली उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया हुआ था, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस था। किसमें रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब है कि सभी धर्म को टॉलरेट करते थे। एक जो मुस्लिम रूलर्स होते थे वो क्या करते थे कि किसी धर्म को, मुस्लिम के अलावा किसी की मानते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन ये रिलीजियस टॉलरेंट थे, है ना, रिलीजियस टॉलरेंस थे। इन्होंने जजिया जो होता था, वो नॉन मुस्लिम जो होते थे हिंदूज़, उनको टैक्स देना पड़ता था क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है, इसलिए तो इन्होंने इसको भी अबोलिश किया, इसको भी रिमूव किया।
ही ऑल्सो अबोलिश द पिलग्रिम टैक्स और बादिंग होली प्लेसेस, इन्होंने उसको भी अबोलिश किया जो पिलग्रिम टैक्स होता था जो ये हिंदू से लेते थे मुगल एम्परर, इन्होंने उसको भी अबोलिश किया था। ही स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। राधिका म्यूट करो, अगर आपको कुछ कहना है तो आप ऐसे ही कहिए। किसी को कुछ पूछना है? ओके ठीक है। तो अकबर गॉड भगवत गीता, रामायण, बाइबल, इन्होंने इन सबको पर्शियन में ट्रांसलेट किया। अकबर सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते थे, दीपावली, बसंत पंचमी, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ ईद मनाते थे, वो दीपावली भी मनाते थे, वो बसंत पंचमी भी मनाते थे। अकॉर्डिंग टू अकबर्स बायोग्राफर अबुल फजल ने अकबर यानी अकबरी में अपना सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो था मुगल कोर्ट, जो सर थॉमस रो, जो एमिसरी जेम्स आई फर्स्ट किंग इंग्लैंड के थे, द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड कंसेशन फ्रॉम द मुगल, सो दे सेंट टू एम्बेसडर कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो टू जहांगीर कोर्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चाहते थे कंसेशन, कुछ डिस्काउंट चाहते थे मुगल से, इसीलिए इन्होंने अपने 2 एम्बेसडर्स को भेजा था, जिसमें कैप्टन विलियम हॉकिंस थे और सर थॉमस रो थे। ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे, अपन ने पढ़ा था ये। ही वॉज डेजर्ट टू सी द पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑफ मुगल कोर्ट। अब इन्होंने देखा कि किस तरह पॉम्प एंड शो है मुगल कोर्ट में, कितना दिखावा है। हियर इज डिस्क्रिप्शन गिवन बाय हिम व्हेन ही सॉ जहांगीर ए सेरेमोनियल अटायर। ये डिस्क्रिप्शन तब दिया गया जब जहांगीर ने अपना एक सेरेमोनियल अटायर मतलब वस्त्र पहने हुए थे, तब दिया। ये मुगल कोर्ट के बारे में, अकबर का तो वहाँ ख़त्म हो गया, अब हम मुगल कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और है, आप इसको पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है। मुगल कोर्ट कैसा था भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो कैसे उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में आई, अपने ट्रेडिंग पर्पस से आई, और कैसे उन्होंने धीरे धीरे करके पॉलिटिकल जो पोजीशन थी वो एक्वायर कर ली थी। ठीक है। द एम्परर्स बेल्ट वॉज ऑफ गोल्ड, हिज बकलर एंड स्वॉर्ड वर सेट ऑल ओवर ग्रेट डायमंड्स। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि एम्परर्स थी, उसकी जो बेल्ट हुआ करती थी वो भी गोल्ड की होती थी, बकलर्स और जो तलवार हुआ करती थी उसमें डायमंड्स लगे रहते थे, रूबीज लगे रहते थे। ऑन हिज हेड, उनके जो सर का जो क्राउन होता था, उन्होंने लिखा कि वो ऐसा होता था जिसमें कि बहुत सारे प्रेशियस स्टोन थे, रूबी, एमरल्ड, गोल्ड, डायमंड, ये लगे हुए थे। और उनकी नेक पे ही सर्टेन चेन ऑफ मोस्ट एक्सीलेंट पर्ल्स, रूबीज एंड डायमंड, जो चेन पहनते थे वो रूबीज और डायमंड्स की थी। और उनके एल्बो पे जो आर्मलेट हुआ करते थे उसमें डायमंड, और उनकी रिस्ट पे जो रहती थी उसमें बहुत तरह के सेवरल प्रेशियस स्टोन होते थे। और उनकी एल्बो में, आर्मलेट में, सब डायमंड, रिस्ट में, सब जगह डायमंड, और ये सब चीज़ें प्रेशियस स्टोन, पूरा अटायर ऐसा होता था कि हर जगह डायमंड, रूबी, एमरल्ड, गोल्ड रहता था। ठीक है। ये मुगल्स का अपना था। द मोस्ट वेल नोन इज बेमियर, तेवेनियर, बेनियर और रोड ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ही वॉज इक्वली इम्प्रेस। तो ये सब बहुत इम्प्रेस थे बाहर के लोग भी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्बेसडर्स थे वो आए थे, तो उन्होंने देखा था कि किस तरीके से मुगल के पास काफ़ी वेल्दी हैं, किस तरीके से खुद का भी वो कितनी ऐशो आराम से रहते हैं। अब इस चैप्टर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? तो आ गया तो बताइए, सबसे फर्स्ट मुगल एम्परर, हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु फाउंडेड द? बाबर। देन and who was the successor of Babur? हुमायूं। And successor बताते जाइए। बाबर, हुमायूं, जहांगीर। जहांगीर भूल गए? शाहजहां और अच्छा, शेर शाह को शेर खान क्यों कहा जाता था, बताइए। उन्होंने लॉर्ड टाइगर को वो किया था, क्या किया था? मारा था टाइगर को इन्होंने।
बेयर हैंड्स। को मारा था। शेरशाह ने एक मतलब जब वो गए थे अपने उसमें शिकार करने, है ना, क्यों शेरशाह कहा गया था कि वो जंगल, बिहार के जंगल में शिकार करने गए थे, हंट करने गए थे, तो वहाँ पे उनका सामना एक लायन से हुआ था, है ना। लायन से उन्होंने मतलब जो भी मुठभेड़ हुई थी वो बेयर हैंड्स हुई थी, मतलब हाथ में एक भी वेपन नहीं था, और उन्होंने उस लायन को परास्त कर दिया था। इसीलिए उनका नाम शेर खान के नाम से फेमस हुआ, है ना। और यही थे जिन्होंने शेरशाह सूरी नाम है, सुर डायनेस्टी के ये फाउंडर रहे थे। तो काफ़ी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी। कौन कौन सी चीज़ें की थी आप बता सकते हैं? पट्टा जैसी, है ना, जिसमें इन्होंने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब कौन सी लैंड पे टाइप्स ऑफ क्रॉप, हाँ जो डॉक्यूमेंट जमा कर देते हाँ हाँ बिल्कुल, पट्टा रखा गया, बिल्कुल, वेरी गुड। और नवरत्न बता सकते हैं अकबर के कौन कौन थे? अकबर के कोर्ट में जो 9 रत्न थे कौन कौन से थे? 2-4 ही बता दीजिए। अबुल फैजल, बीरबल, यस बीरबल, राजा मान सिंह, हाँ वेरी गुड, देख के बोल रहे हो, ये याद है। अच्छा फिर बोलिए, 3 हो गए। पुल्ला दो प्याजा, हाँ तानसेन, यस। ये देखिए, ये वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबुल फजल थे जिन्होंने अकबरनामा और ऐन अकबरी लिखी थी। एक फैजल थे जो पोएट थे। मियाँ तानसेन, मैंने बताया था तानसेन कितने ग्रेट म्यूजिशियन थे कि जब भी वो गाते थे या म्यूजिक बनाते थे क्या करते थे, दीपक अपने आप जल जाया करते थे, है ना, बिना किसी मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के। बीरबल थे, ये ग्रेट विट थे, बुद्धिमान थे काफ़ी ज़्यादा। राजा टोडरमल थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। राजा मान सिंह थे, ये जनरल एंड कमांडर इन चीफ थे। फ़ाकिर अज़ियाउद्दीन मिस्टिक एंड एडवाइज़र थे। अबुल रहीम खान खाना पोएट थे। इनके जो ये बैरम खान जो इनके गाइडेंस रहे थे शुरू में, जब 14 ईयर्स ऑफ एज में इन्होंने शासन संभाला था, तो इनके जो गाइडेंस थे वो थे बैरम खान, उन्हीं के बेटे थे अब्दुल रहीम खाना, ये पोएट थे। मुल्ला दो प्याजा एडवाइज़र थे। ये 9 रत्नास आपको टिप्स पे लर्न रखना है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नो मैम।